जो मैंने जो प्रिपरेशन किया था सर, वो मैंने खुद सेल्फ किया था। मैंने कोई भी कोचिंग संस्थान की ना तो हेल्प ली थी, ना मैंने किसी कोचिंग संस्थान के आपके हेलो नोट्स लिए। दोस्तों, स्वागत है हमारे आज के इस स्पेशल पॉडकास्ट में। तो आप सोच रहे हैं कि बीएससी के बाद आप एफएसओ कैसे बने, तो आज हमारे साथ हमारे डॉक्टर राकेश सर। और हाल फिलहाल की जो वैकेंसी हमारी एफएसओ की क्लियर हुई है, उसमें इन्होंने एफएसओ में जो है ज्वाइनिंग हासिल करी है। तो हम इनसे जानते हैं, इनका इंट्रोडक्शन, देन आगे कंटिन्यू करते हैं। तो स्वागत है सर हमारे आज के इस पॉडकास्ट में। तो आपका छोटा सा थैंक इंट्रोडक्शन यू दीजिए। अभिषेक सर। नमस्कार बच्चों। मेरा नाम डॉक्टर राकेश मीणा है और मैं करंटली में मैंने राजस्थान गवर्नमेंट में फूड सेफ्टी ऑफिसर के पद पे ज्वाइन किया है। तो आज इस पॉडकास्ट में हम जो भी फूड सेफ्टी ऑफिसर के बारे में एलिजिबिलिटी वगैरह होते हैं उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। थैंक यू सर। और अब जो है आप बच्चों को बताइए कि सर बीएससी के बाद एफएसओ कैसे बना जाता है, या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है सर एफएसओ के लिए। जो एफएसओ के एग्ज़ाम के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है वो होता है जनरली बीएससी लेवल का होता है। जो हमारे एग्रीकल्चर के जो स्टूडेंट हैं वो बीएससी लेवल पे इसका एग्ज़ाम का जो फॉर्म होता है वो फिल कर सकते हैं। इसके लिए बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी हॉर्टिकल्चर और बीएससी इन डेयरी टेक्नोलॉजी, ये और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जो लोग इसके एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल होते हैं और वो इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। थैंक यू सर। और अब सर बच्चों के मन में एक डाउट होता है कि सर एलिजिबल तो हैं, बट एग्जाम प्रोसेस क्या होता है सर। एग्जाम प्रोसेस के बारे में थोड़ा सा जो ब्रीफ इसका करिए। जो एफएसओ का फूड सेफ्टी ऑफिसर का एग्ज़ाम होता है, पहले मैं बेसिकली बता देता हूँ कि एफएसओ क्या होता है और उसके रोल क्या होते हैं। जो फूड सेफ्टी ऑफिसर होता है उनका काम जो होता है, जो आपके मार्केट में जितने भी फूड से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, फूड स्टफ हो गए, बेवरेजेस हो गए, ये सब जो होते हैं आपके इंडिया में एक एफएसएसआई की नाम की जो अथॉरिटी है वो वहाँ से स्टैंडर्ड डिसाइड करती है। फिर वो जो स्टैंडर्ड होते हैं वो मार्केट में उन प्रोडक्ट्स के लिए फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे, इस चीज़ को वेरीफाई करना ही फूड सेफ्टी ऑफिसर का मेन काम होता है। वहाँ से जो सैंपल्स उठाते हैं फूड सेफ्टी ऑफिसर, फिर उनको लैब में भेजा जाता है। वहाँ पे जो उसकी रिपोर्ट आती है उसके बेसिस पे उस पर प्रोसिक्यूशन किया जाता है। जैसे कोई प्रोडक्ट अनसेफ आता है तो उसमें फिर उसको क्रिमिनल जो कोर्ट होता है उसमें पेश किया जाता है। और सब स्टैंडर्ड आता है जो आपका एडीएम होता है वहीं पे उसका फैसला किया जाता है। और उसके बाद जैसे कोई फूड पॉइजनिंग का केस हो जाता है तो उस कंडीशन में भी फूड सेफ्टी ऑफिसर वहाँ पे जाके जो भी आवश्यक कार्रवाई होती है वो करते हैं। तो बेसिकली ये मेन जो रोल है फूड सेफ्टी ऑफिसर के होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि इसके एग्जाम पैटर्न क्या होता है। फूड सेफ्टी ऑफिसर का आरपीएससी का जो एग्जाम होता है उसमें आपको जो टोटल क्वेश्चन देखने को मिलते हैं वो टोटल 150 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है और उसके लिए जो आपको टाइम दिया जाता है वो 2 घंटे 30 मिनट का आपको टाइम दिया जाता है। उसमें जो आपके 40 क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके जो राजस्थान जीके है उससे रिलेटेड होते हैं। और उसके अलावा जो आपके 110 होते हैं वो आपके होते हैं जो आपका कोर कोर्स है, जिसमें आपका एग्रीकल्चर आ गया, माइक्रोबायोलॉजी आ गया, फूड टेक्नोलॉजी आ गया, फूड प्रोसेसिंग आ गया, एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, और ये जितने भी सब्जेक्ट हैं इनसे यूनिट वाइज आपका उसमें सिलेबस बना हुआ है। तो वहाँ से आपके जो टोटल क्वेश्चन आते हैं वो 110 क्वेश्चन आते हैं। और उसके बाद इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। जो आपकी नेगेटिव मार्किंग जो होती है इसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। तो जैसे मान लो अगर आप 3 क्वेश्चन गलत कर रहे हो तो आपके एक क्वेश्चन के पूरे मार्क्स वहाँ पे आपके कट हो जाते हैं। तो इसके बाद सर एक और बच्चों के मन में डाउट होता है कि सर अपन ने बीएससी कर ली है, तो क्या बीएससी में जो पढ़ा हुआ था वो एग्जाम में आएगा या नहीं, या फिर क्या सब सिलेबस का ब्रेकडाउन है सर। जो फूड सेफ्टी ऑफिसर का जो सिलेबस है उसमें जो हमारे एग्रीकल्चर के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। मैं खुद भी एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से हूँ। तो उसमें जो एग्रीकल्चर की यूनिट होती है उसमें जो आपकी एग्रोनॉमी सॉइल टाइप्स हो गई, मेजर जो आपकी एग्रोनॉमिक क्रॉप्स हो गई, मेजर हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स हो गई, आपकी जो प्रोसेसिंग पढ़ते हो आप, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी हो गई, आपकी स्टेटिस्टिक्स हो गई, बायोटेक्नोलॉजी हो गई, आपकी सीड साइंस हो गई, क्रॉप फिजियोलॉजी हो गई, ये वाला बहुत सारा पोर्शन है जो आपके एग्रीकल्चर में हम लोगों ने जब बीएससी की होती है तो 50% हमने वहाँ पे पढ़ा हुआ होता है। तो जो एग्रीकल्चर जो ग्रेजुएट्स हैं उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है इस एग्ज़ाम में। इवन अभी जो 2022 वाली वैकेंसी हुई थी उसमें भी मैक्सिमम जो स्टूडेंट थे ना वो एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से हैं। तो एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। फूड सेफ्टी ऑफिसर में वो अच्छा स्कोर कर सकते हैं और अपना सिलेक्शन सिक्योर कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छा सा ब्रीफ किया। और सर उसके बाद एक मेन हमारा आता है कि हम जॉब तो तैयारी तो कर रहे हैं, बट एक सैलरी और इसके बेनिफिट भी थोड़ा सा बच्चों के मन में डाउट होता है कि सैलरी क्या रहेगी, बेनिफिट वो क्या जॉब है के कंपैरिजन में, ये बेटर है नहीं है। देखो जो जॉब तो बहुत सारी है लेकिन जो फूड सेफ्टी ऑफिसर वाली जो जॉब होती है ना उसमें थोड़ा सा आपके पास पावर भी होता है
और उसमें जो इसका राजस्थान में जो पे ग्रेड इसका रखा गया है, हालाँकि वो 4200 पे ग्रेड रखा गया है, और अदर स्टेट में आपका हम फूड सेफ्टी ऑफिसर की बात करें तो वहाँ पे 4800 पे ग्रेड और 5400 पे ग्रेड इसका होता है। तो हालाँकि राजस्थान में भी शायद आने वाले समय में इसका पे ग्रेड बढ़ा दिया जाएगा। और जो इसकी बेनिफिट्स की बात करें तो जो आप जैसे इसकी जो पोस्टिंग होती है वो आपकी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे दी जाती है, और वहाँ पे आपको जो होता है एक ड्राइवर मिलता है जो आपको ऑफिशियल वर्क के लिए आपका जो भी व्हीकल गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाती है उसको ड्राइव करता है, और आपको जहाँ पे भी जाना होता है सैम्पलिंग के लिए प्रोसेस के लिए, तो वो आपको वहाँ पे लेके जाता है। उसके साथ ही आपके साथ 2 होम गार्ड्स या कभी ज़रूरत होती है तो आपको 2 पुलिस कांस्टेबल भी प्रोवाइड करवाए जाते हैं। जैसे आप कोई ऐसी जगह पे जा रहे हो जहाँ पे सिक्योरिटी रीजन की सही है। वजह से सिक्योरिटी की ज़रूरत होती है, तो उस कंडीशन में आपको पुलिस वाले भी प्रोवाइड करवाए जाते हैं 2 कांस्टेबल, तो वो आपके लिए आपके साथ जाते हैं। और 2 होम गार्ड जो होते हैं वो हमेशा अवेलेबल होते हैं आपके साथ जब भी आप फील्ड पे जाते हो। उसके अलावा जो एलडीसी और जो आपके दूसरे वर्कर्स होते हैं वो भी प्रोवाइड करवाए जाते हैं। तो ये जनरली बेनिफिट होता है, और समय-समय पे जैसे कोई भी वीआईपी गेस्ट अगर आपके एरिया में आते हैं, तो वहाँ पे भी आपकी एज़ ए वीआईपी ड्यूटी वहाँ पे लगाई जाती है। तो ये मेन जो बेनिफिट्स होते हैं, सैलरी हो गई, ये सब जो अभी राजस्थान में एफएसओ के लिए अभी प्रेजेंट में यही अवेलेबल है। ओके, तो मतलब कुल मिला के अगर हम एक वर्ड में बात करें, थोड़ी रुतबे वाली जॉब है। हाँ, रुतबे वाली जो जॉब है, जिसको थोड़ा रुतबा चाहिए और पैसे नहीं चाहिए, वो इस जॉब में आ सकता है। ठीक है। उसके बाद सर उसके आपने जैसे तैयारी करी तो आपने कब से स्टार्ट किया, या फिर बच्चों के आप सजेस्ट करना चाहेंगे कि आप प्रिपरेशन स्ट्रेटजी ये रख सकते हैं, तो थोड़ा ब्रीफ ब्रीफ तो करिए मैं आप। बता देता हूँ, जैसे सब बच्चों का क्या है, पढ़ने का तरीका अलग-अलग होता है। हर एक एस्पिरेंट्स की अपने अंदर एक क्वालिटी होती है, हुँ, ठीक है? वो सबकी क्वालिटी अलग-अलग होती है। तो मेरा मैं पर्सनली बता देता हूँ कि मैं तो पीएचडी कर रहा था, तो मेरे तो क्या है बेसिक्स वगैरह, कांसेप्ट वगैरह पहले से क्लियर है, और जो आपका फूड सेफ्टी ऑफिसर का एग्ज़ाम होता है, वो जनरली साइंस बेस्ड होता है। तो आपके कांसेप्ट जितने साइंस में क्लियर रहेंगे, उतना आप अच्छे से फोकस कर पाएँगे, और आजकल जो एनालिटिकल क्वेश्चन आते हैं, उनको अच्छे से आप सिक्योर और अटेम्प्ट कर सकते हो। तो जो मेरा सिलेबस मैंने पहले पढ़ रखा था, तो मेरा क्या है पीएचडी का ट्रायल भी चल रहा था साथ में, तो मैंने मार्च के एंड तक तो मैंने पीएचडी का ट्रायल खत्म किया। तो उससे पहले मेरे को जब थोड़ा-थोड़ा टाइम मिलता था, तो मैंने बायोलॉजी के और इनके जो आपका फूड प्रोसेसिंग वाला पोर्शन है उसके नोट्स प्रिपेयर कर लिए थे। उसके बाद जैसे मेरा ट्रायल खत्म हुआ, मैंने 3 महीने अपने आप को पूरा फूड सेफ्टी ऑफिसर के एग्जाम की तरफ ओरिएंट करके, और मैं पूरा तैयारी करने लग गया। पूरा फोकस मैंने सारी जितनी भी एक्टिविटीज थी वो सब छोड़ दी थी, और मैंने अच्छे से इसका प्रिपेयर किया। मैं दिन में 10-12 घंटे रोज के इसके एग्जाम को देता था, पूरा रिवीजन करता था। राजस्थान जीके वाले पोर्शन में भी अच्छे से मैंने कवर किया। और जैसे मान लो, जरूरी नहीं होता है कि सिलेबस इतना बड़ा है तो आप पूरा सिलेबस कवर करो। मैं पर्सनली बता देता हूँ, मेरे पास टाइम कम था, तो मैंने जो केमिस्ट्री वाला और करंट जीके वाला पोर्शन था वो बिल्कुल स्किप कर दिया था। उसके बाद भी मैंने सिलेक्शन सिक्योर कर लिया। तो आप पहले अपना सिलेक्शन सिक्योर करें। अगर आपके पास इनफ टाइम है, तो आप जो एक्स्ट्रा सिलेबस है, जो यूनिट्स में आप इंटरेस्टेड नहीं हो, उसको भी आप धीरे धीरे कवर कर सकते हैं। और अभी जो फूड सेफ्टी ऑफिसर की नई आने वाली वैकेंसी, उसके लिए काफ़ी टाइम है, तो आप अभी से अगर 2-2 3-3 घंटे रोज पढ़ाई करते हो, अपने नोट्स बना लेते हो, तो 5-6 महीने में आपके पास इतना बढ़िया नोट्स का जो कॉम्बिनेशन हो जाएगा। तो आप जब एग्जाम में, जब बाकी बच्चे क्या करते हैं, जब एग्जाम की फॉर्म की डेट निकलती है तब से तैयारी स्टार्ट करते हैं, लेकिन आप अभी से स्टार्ट करोगे तो आप उन बच्चों से आगे रहोगे, और आपके पास कंप्लीट नोट्स का एक पैकेज रहेगा जो आपके खुद के द्वारा बनाया होता है। फिर बस आपको रिवीजन करना है, और जो एक्स्ट्रा स्टडीज है वो करनी है। तो आप इस, अगर टेक्टिस से चलते हो, इस स्ट्रेटजी पे काम करते हो, तो आप काफ़ी अच्छा रैंक भी हासिल कर सकते हो और सिलेक्शन भी सिक्योर कर सकते ओके सर, तो उसके बाद सर आपने कहा कि अभी वैकेंसी आने में टाइम है, तो सर उस पे एक थोड़ा-सा अगर आप ब्रीफ करना चाहेंगे, हो। तो आप कब तक वैकेंसी आ सकती है? आपको क्या लगता है सर? देखो, जो सबसे पहली जो राजस्थान में वैकेंसी आई थी फूड सेफ्टी ऑफिसर की, वो 2019 में आई थी यहाँ। ओके, उसके बाद जो आपकी वैकेंसी आई थी दूसरी, उसमें स्टे आ गया था। उसके बाद दूसरी वैकेंसी आने में थोड़ा टाइम लगा था, तो वो आई थी आपकी 22 में। ओके, तो लगभग हम देख के चले तो 2 साल का गैप था बीच में। ठीक है। अब जो 2022 में आई थी, तो 2 साल का गैप तो अभी पूरा हो गया है, हाँ, और अभी स्टे आने के भी कोई चांसेस नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हमने दोनों वैकेंसी की स्टे क्लियर करा दी है। जो भी हाँ, रीजन से स्टे लगता था तो वो क्लियर हो चुका है। ओके, तो अब जो भी वैकेंसी निकलेगी उसमें स्टे आने के चांसेज नहीं है। तो हो सकता है जल्दी आपको 2027 में मे भी चांसेज है कि आपको फूड सेफ्टी ऑफिसर की वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। और इसकी कोई अभी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, हम आपको बस बता रहे हैं। और आप इसके लिए, अगर आपको फूड सेफ्टी ऑफिसर बनना है, तो आप अभी से आपकी तैयारी धीरे धीरे कंटिन्यू कर सकते हैं। जब भी फिर पोस्ट का अगर नोटिफिकेशन आ जाता है, तो आप तब से अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं। ओके, ओके। तो सर उसके बाद सर बच्चों को एक जैसे कि होता है कि बीएससी में उन्होंने और सब्जेक्ट पढ़े होते हैं, बट वो राजस्थान जीके को टच भी नहीं करते हैं, तो सर उनके लिए एक पहलू हो जाता है कि वो
एक एग्रीकल्चर या और पार्ट अलग, जैसे मान लो आप कह रहे हो कि ए पार्ट, हुँ, और एक हमारा हो गया राजस्थान जीके वाला पार्ट, हुँ। तो सर उसको कैसे कवर करें? अगर मान लो कोई थर्ड ईयर में है या फिर कोई फोर्थ ईयर में करना चाहता है, तो सर वो कैसे कवर करे जीके वाले पार्ट को? तो जो राजस्थान का जीके वाला पार्ट है, जो जनरली हमारे साइंस वाले स्टूडेंट्स होते हैं, उनका इसमें कमांड कमी होती है। तो फिर वो बाद में जैसे कोई जॉब की तैयारी करते हैं, तो उसी टाइम पे वो क्या करते हैं, जीके को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कोई थर्ड ईयर का बच्चा है, अभी से कर रहा है वो, तो वो अभी से जीके स्टार्ट कर सकता है। तो जीके के लिए वो जैसे यूट्यूब पे से भी कुछ वीडियोस देख सकते हो, आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा तो। और जो मैंने बुक फॉलो करी थी, वो राजस्थान पेनोरमा की करी थी, 2 वॉल्यूम में आती है। एक आपकी जो हिस्ट्री से रिलेटेड कल्चर वगैरह वाला पोर्शन हो गया, उसके लिए होती है। एक आपकी जो राजस्थान जियोग्राफी और उसकी जो राजस्थान की इकोनॉमी है और जो जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं उनके बारे में है, दूसरी जियोग्राफी वाली। तो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। वो थोड़ी क्या है, डिटेल बुक है, तो आप डिटेल से पढ़ोगे तो आप अच्छे से जानोगे, तो क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में काफ़ी आसानी होती है। जैसे हम मूवी देखते हैं तो हमको उसकी हाँ, पूरी सही स्टोरी बात पता होती है। अगर आपको उसका थोड़ा थियोटिकल पढ़ोगे ना, तो आप ज़्यादा क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हो। तो वो थोड़ी थियोटिकल बुक्स है, तो पहले एक बार उसको पढ़े, उसके साथ आप फिर बाद में शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं, अपने खुद के बना सकते हैं, या किसी ने बनाए हुए तो वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। तो जीके को धीरे धीरे पढ़ना है। जैसे अभी मान लो मैं बिगनर्स के लिए बताता हूँ, जैसे 5 घंटे आप धीरे धीरे आपका शेड्यूल बना लिया, ओके। तो आपको 5 घंटे में 2 घंटे राजस्थान जीके को देने हैं, और उसके बाद जो 3 घंटे देने हैं आपको कोर कोर्स को देने हैं। फिर जैसे एक बार आपका सिलेबस कवर हो गया राजस्थान जीके का, तो फिर आप जैसे मान लो आगे जाके आपका टाइम का वो भी बड़ा होगी शेड्यूल, की जैसे 10 घंटे पढ़ने हैं, तो फिर 3 घंटे जीके के लिए रखो, 7 घंटे अपने कोर कोर्स को दो। क्योंकि जो आपका कोर कोर्स का जो पोर्शन है 110 क्वेश्चन है, और आई थिंक अगर 110 क्वेश्चन में अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी है, तो वही खूब है सिलेक्शन के लिए। सही बात है। तो अगर आप जीके को ऐसे करते हो, तो आप लगभग जीके में जैसे 40 क्वेश्चन आते हैं, तो आप आराम से 20-25 क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो। इतने क्वेश्चन कोई भी एस्पिरेंट जो अगर अच्छे से तैयारी कर रहा है, तो वो अटेम्प्ट कर सकता है। बाकी आप कोर कोर से कर लो, लगभग आपके पास 100 से 110 क्वेश्चन के आसपास करेक्ट हो रहे हो, और इसमें आपका सिलेक्शन हाँ, हो सही जाए। बात है। 110 हाँ, बहुत होता है। अगर हाँ। 110 में से वो 100 के हम्म, आसपास भी या 90 के आसपास हम्म। भी कर लेगा, तब भी आई थिंक सिलेक्शन वही वही सिक्योर है। वही वही। ठीक है, तो सर आपका आज के पॉडकास्ट से दोस्तों आपको बहुत ही ज़्यादा जो है एफएसओ के रिगार्डिंग नॉलेज मिली होगी। और अब हम लास्ट जो है एक फाइनल पॉइंट से पूछ लेते हैं, देन उसके बाद अपन पॉडकास्ट को स्टॉप करेंगे। तो सर बच्चों को, जैसे मान लो आपने तैयारी करी होगी, तो आपको कैसे पता था कि मैं जो पढ़ रहा हूँ वो मतलब उसी डायरेक्शन में पढ़ रहा हूँ एग्जाम ओरिएंटेड, या फिर कोई आपने कोचिंग फॉलो करी जो थी? मैंने जो प्रिपरेशन किया था सर, वो मैंने खुद सेल्फ किया था। मैंने कोई भी कोचिंग संस्थान की ना तो हेल्प ली थी, ना मैंने किसी कोचिंग संस्थान के आपके नोट्स प्रीफर किए थे। क्योंकि मैं पीएचडी का स्टूडेंट था, तो मैंने पहले भी बहुत टेक्स्ट बुक पढ़ी है जेआरएफ एसआरएफ के एग्जाम के ओके। लिए। तो मुझे टेक्स्ट बुक पढ़ना अच्छा लगता था, तो मैंने क्या किया, जो अच्छी अच्छी टेक्स्ट बुक थी, वो हम आपको आगे आने वाली वीडियो में भी बता देंगे कि कौन कौन सी बुक आप प्रीफर कर सकते हो। वो बुक्स मैंने अच्छे से पढ़े, और वहाँ से मैंने मेरे शॉर्ट नोट्स बना लिए थे। पहले मैंने, जब भी आप एफएसओ का प्रिपरेशन करते हो या कोई भी एग्जाम का प्रिपरेशन करते हो, तो आप सिलेबस की प्रिंट आउट निकाले, उसके बाद उसमें क्या क्या टॉपिक है, पहले आप एक बार सिलेबस को अच्छे से समझे। सिलेबस को समझे, उसके बाद आप अपनी स्ट्रेटजी बनाए, क्योंकि राइट डायरेक्शन और राइट स्ट्रेटजी बहुत जरूरी है। सही बात है। अदरवाइज आप रेंडमली कोई सी भी बुक्स उठा के पढ़ ले रहे हो, तो मार्केट में बहुत बुक्स अवेलेबल नहीं है, तो फिर आपका ऐसे सिलेक्शन नहीं हो सकता। आपको सही स्ट्रेटजी और सही डायरेक्शन और सही बुक्स की जरूरत है, तो बुक्स हम सजेस्ट कर देंगे। वहां से आप वो टॉपिक्स को पढ़ो और अपने शॉर्ट नोट्स बना लो। जैसे मान लो 5 पेज का है, तो आप उसका 1 पेज का शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, क्योंकि हमको पता लग जाता है क्वेश्चन कहाँ से बनता है। जैसे आपका जेली मान लो, जेली टॉपिक है, तो वो हम्म। 5-7 पेज का दिया होता है। हाँ। तो आप उसमें से टीएसएस निकाल लो, उसमें हाँ। शुगर कंटेंट कितनी होती है, उसका जो एंड एंड पॉइंट होता है वो हाँ। कितना होता है, कौन कौन से टेस्ट होते हैं। सिर्फ इन सब चीजों को लिखो ना, बाकी थ्योरी से आपको मतलब नहीं है, वहां से सही क्वेश्चन बात। भी नहीं आते। और कि कौन सी स्टेप सीक्वेंस वाइज कैसे फॉलो की जाती है, वो हाँ, लिख लो। वो सही तो बात। ऐसे आपके पास एक शॉर्ट नोट्स हो गया 1 पेज का, तो आपको जब रिवीजन करोगे तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। सही बात। तो ऐसे आप टेक्स्ट बुक वगैरह पढ़ के अपना मैटर तैयार कर सकते हो। और हमारे टाइम पे क्या है, जो एफएसओ की वैकेंसी आई थी उस टाइम क्या है, कोचिंग संस्थान के पास भी इतने रिसोर्सेज नहीं थे, सही बात। टीचर्स भी अवेयर नहीं थे, और साइंस बेस्ड नया एग्जाम था, तो रिसोर्सेज नहीं थे। पर अभी के टाइम तो क्या है, जैसे एआई भी आ गई और रिसोर्सेज भी अच्छे अच्छे अवेलेबल है, तो प्रीफर कर सकते हैं आप। और सबसे ज़्यादा अच्छा होगा कि आप सेल्फ करके, सेल्फ भी साथ के साथ में करते रहे, और टेक्स्ट बुक पढ़ के अपने नोट्स भी प्रिपेयर करते रहे, तो आपके पास एक अच्छा कॉम्बिनेशन हो जाएगा, तो जो आपको एग्जाम में अच्छे से मार्क्स बूस्ट करने में काफ़ी हेल्प करेगा। ओके। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो बच्चों को इतना गाइडेंस दिया और इतना एकदम इन डेप्थ बताया, क्योंकि आजकल बच्चों को जो है
हवा बना रखी है कि एफएसओ वैकेंसी आएगी, या फिर हम बात करें एफएसओ ऐसा होता है, तो वो इन डेप्थ कोई चर्चा नहीं करता है। तो यस, आपने सही बहुत ही बात है अच्छे सर। खासा जो है इन डेप्थ जो है बताया बच्चों को। तो साथियों, आपके लिए जो है बहुत ही जल्दी अब नेक्स्ट वीडियोस में अगर हम बात करें, तो आपका बुक्स रिगार्डिंग या आपको प्रिपरेशन सेल्फ कैसे कर सकते हो उसके रिगार्डिंग आपको वीडियो आने वाली है। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए और बच्चों को बताने के लिए। तो साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। और चैनल को अगर आप सब्सक्राइब कर लें, और सर का जो चैनल है वो भी हम इसमें पिन कमेंट में जो है ड्रॉप कर देंगे, तो आप उनको भी सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि आपको एफएसओ रिगार्डिंग जितनी भी अपडेट है या प्रिपरेशन के स्ट्रेटेजी वो सारी आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। थैंक यू।